नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। लखनऊ से एक खबर है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मौत पर 50 लाख का मुआवजा। कोरोना से संबंधित ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मौत होने पर मुआवजा मिलेगा। बाल विकास पुष्टाहार विभाग का आदेश है। सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है। ड्यूटी के दौरान मौत पर 50 लाख का मुआवजा यहां पर दिया गया है। कोरोना से मौत होने पर यह मुआवजा मिलेगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके और लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, लेकिन इस बीच जो लोग कोरोना से संक्रमित होने के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स जिनकी मौत हुई है, उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी यहां पर मदद की घोषणा की गई है। और देखिए, इलेक्शन के टाइम में अनुपम न सिर्फ बड़े अधिकारियों की बल्कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे हम राज सेवक कहें या इसके अलावा अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उनकी मौतें होने के बाद से सरकार लगातार ये प्रयास करे कि किस तरीके से उनके फैमिली मेंबर्स को जो अनुमन्य राशि होती है वो दी जाए। हालांकि बाल पुष्टाहार विकास विभाग की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि न सिर्फ अधिकारी संक्रमित हुए, न सिर्फ कर्मचारी संक्रमित हुए, बल्कि बड़े पैमाने पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके भी संक्रमित होने की खबर आई है। अब तक आंकड़ा ये बताता है कि जो कर्मचारी हैं उसमें से अगर बात की जाए तो 426 सिर्फ अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, बल्कि 441 ये आंकड़ा कर्मचारियों से ज्यादा बड़ा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनमें से 441 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ड्यूटी के दौरान। तो ऐसे में जो पिछले दिनों आदेश दिया गया था राजस्व विभाग की तरफ से, ये कहा गया था कि जितने भी लोगों ने ड्यूटी की है कोरोना काल में, उनको इस दौरान जो भी डेथ हुई है या इस आधार पर RT-PCR रिपोर्ट के आधार पर उनकी फैमिली को जो राहत राशि है वो दी जाएगी। इसको लेके कल ही जो निदेशक है बाल विकास पुष्टाहार की, उन्होंने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में ये कहा है कि आप अपने अपने जिले में इस आंकड़े को तैयार करिए कि आपके जिले में कितनी ड्यूटी लगाई गई थी, कितने लोगों की उसमें से कितनी डेथ हुई है, और जिन भी कार्यकर्ताओं की, आशा कार्यकर्तियों की, आंगनबाड़ी के कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो मौत हुई है कोरोना की वजह से, उनकी फैमिली मेंबर्स को शासनादेश के हिसाब से 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये एक बड़ी राहत है उनकी उन फैमिली मेंबर्स के लिए भी जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे अपने फैमिली में उस मेंबर पे जो ड्यूटी कर रहा था। ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी इस पे अनुपम। लेकिन अनामिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे पंचायत के चुनाव के दौरान हो, लेकिन चुनावी साल भी, ऐसे विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि सरकार किसी भी तरह से विपक्ष को कोई मौका नहीं देती है ताकि पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष लेकर के चुनावी साल में उसका फायदा ले सके? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा। जब चुनाव चल रहे थे और जिस वक्त बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे, तभी विपक्ष ने चुनाव करवाने की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद जिस तरीके से कोरोना का प्रसार हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, के बाद एक टीचरों की मौत की खबर भी आनी शुरू हो गई। जो शिक्षक संघ विभाग है उन्होंने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज करवाई और ये कहा कि हमारे इतने शिक्षकों की मौत हो गई ड्यूटी करते वक्त। इसको लेकर विपक्ष की अगर बात की जाए तो सवाल खड़े किए गए। अखिलेश यादव ने खुद अगर देखा जाए तो 4 से 5 ट्वीट किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी मामले को लेकर। तो विपक्ष के हाथों में एक बड़ा हथियार था। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि चूंकि जो निर्वाचन आयोग की पुरानी गाइडलाइंस है जिसके तहत हम बहुत सारे कर्मचारियों को राहत नहीं दे पा रहे हैं, तो गाइडलाइंस के संशोधन के लिए भी अधिकारियों को कहा गया कि वो फ्लेक्सिबिलिटी लाएं उन नियमों में, ताकि मैक्सिमम कर्मचारियों को इससे फायदा हो सके। वहीं दूसरी ओर जो छोटे कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी हैं, चाहे राज सेवक की बात करें हम, चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की उन वर्कर्स की बात की जाए जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी हेल्प डेस्क के नाम पर कोरोना के दौरान चुनाव में, उनको भी इससे राहत मिले। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर पर। ड्यूटी के दौरान मौत पर 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। कोरोना से मौत होने पर यह मुआवजा यहां पर मिलेगा। बाल विकास पुष्टाहार विभाग का यहां पर यह आदेश है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा टल गया। मामला लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के जंगल नंबर 7 का है, जहां पर बाढ़ से गांव को बचाने के लिए बांध के निर्माण का काम चल रहा था। उसी दौरान पहाड़ पर मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिससे बांध निर्माण में लगी एक पोकलैंड मशीन, 2 JCB और वहां पर काम कर रहे 7 मजदूर अचानक से आए पानी के सैलाब में बह गए।
आनंद फारन में ग्रामीणों ने नदी में कूदकर 7 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला है। गनीमत रही कि पानी का सैलाब दिन में आया। अगर रात के समय ये पानी आता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि जहां पर यह बांध बनाया गया वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर रात में सोते थे। इस पानी के सैलाब में सभी मजदूरों का राशन, पानी और जरूरी सामान नदी में बह गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है कि बारिश के चलते किस तरीके से वहां पर जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद वहां पर शारदा नदी के उफान में आने के चलते सैलाब में वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें बह गई। 7 लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में जेसीबी वहां पर फंस गई और 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बताइए किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी और कैसे ये रेस्क्यू वहां पर किया गया? बिल्कुल, आपको बता दें तो लखीमपुर खीरी के जंगल नंबर 7 में बाढ़ बचाव के नाम पर बंधा बनाया जा रहा था, लेकिन नदी में जो पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई जिसके चलते नदी में, शारदा नदी में पानी जलस्तर बढ़ गया था। जंगल नंबर 7 के पास एक पोकलैंड मशीन और 2 जेसीबी लगाकर लगभग 7 मजदूर उस समय काम कर रहे थे। अचानक से आई जल सैलाब में पोकलैंड मशीन और मजदूरों को अपनी जद में ले लिया। जब पानी लगातार ऊपर बढ़ने लगा तो मजदूर पोकलैंड मशीन के ऊपर चढ़ गए और चिल्लाने लगे। पास के गांव में लोगों ने जब देखा तो गांव के लोग, जो गोताखोर लोग थे, वो नदी में अपनी जान की परवाह ना करते कूद गए और बड़े बड़े रस्सों की सहायता से 7 मजदूरों को लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। लेकिन एक सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने मिली है, क्योंकि इससे 10 घंटे पहले पीलीभीत के हजारा क्षेत्र में पीपा पुल बह गया था। उसकी सूचना भी सिंचाई विभाग को मिल गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग फिर भी बेपरवाह, लापरवाह बना हुआ नदी में काम कराता रहा। गनीमत तो ये रही कि ये पानी दिन के समय में आया है, क्योंकि रात के समय में अगर ये पानी आता तो काफी संख्या में मजदूर जहाँ पे बंधा बनाया जा रहा था वहाँ पे सोते थे। ये तो गनीमत है कि पानी दिन के समय में ग्रामीणों ने। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बारिश के चलते वहां पर जलस्तर काफी बढ़ गया था, लोग वहां पर फंस गए थे। मनोज इस बात की जानकारी हमें दे रहे थे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जेसीबी वहां पर फंस गई थी जलस्तर बढ़ने से, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 7 लोग वहां पर कई घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे का वक्त मनोज बता रहे हैं कि रेस्क्यू करने में वहां पर लगा है। ये लोग वहां पर फंस गए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर बिजनौर से, जहां पर भारी बारिश के चलते गंगा नदी में कार बह गई। तेज बहाव के चलते कार वहां पर फंस गई और पानी इतना ज्यादा आ गया कि गाड़ी वहां पर बहने लगी। मंडावर के रामपुर ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। बिजनौर से खबर, जहां पर गंगा में कार बह गई, गंगा की धारा में एक कार बह गई। और आपको बताएं कि इस मंडावर के रामपुर पुल के पास यह हादसा हुआ है। बिजनौर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पानी के तेज बहाव के आगे कार वहां पर बहती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का तेज बहाव वहां पर था और कार वहां पर इस तेज बहाव में बहती हुई नजर आई है। आगे बढ़ते खबर बदायूं से, जहां पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और अधिकारियों को मौके पर जाकर हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं। हादसा बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर हुआ है, जिसमें एक पिकअप और कार की टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इसमें एक महिला, एक पुरुष शामिल है। दोनों का इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे शव और लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हादसे के बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना के चलते हो रही आर्थिक तबाही को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि कोविड का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, बल्कि आर्थिक तबाही भी उतनी भी महत्वपूर्ण है। कोविड के बाद हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा कर सके और निवेश को आकर्षित कर सके। तो यहां पर अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने देश भर में कोविड के मरीजों की मदद के लिए बीड़ा उठाया है।
ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। 20 से ज्यादा शहरों में इस ग्रुप के करीब 250 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, पलवल, गुरुग्राम समेत कई शहरों में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चे कभी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं, तो कभी इंडोर गेम्स खेलकर, तो कभी मोबाइल और टीवी पर फिल्में, सीरियल और वेब सीरीज देखते हैं। लेकिन मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करने की ठानी। मेरठ की रहने वाली अवनी सिंह, ऋषय गुप्ता और सहारनपुर के अंश ने कोरोना मरीजों के लिए वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया। शुरू में कोविड-19 सहायता ग्रुप में गिनती के स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लोग इनसे कभी ऑक्सीजन बेड, कभी आईसीयू बेड, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगते थे, कभी प्लाज्मा डोनर्स का इंतजाम करने का आग्रह करते थे। ये बच्चे भी डीएम, सीएमओ और दूसरे आला अधिकारियों से बात कर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बनाए, जिसमें से एक हेल्प ग्रुप है जिसमें किसी को भी कोई भी नीड होती है, ऑक्सीजन बेड्स, नॉर्मल बेड्स, आईसीयू बेड्स, प्लाज्मा डोनर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पहले एम्फोटेरिसिन एंड एवरीथिंग, हम उनकी रिक्वेस्ट देखते हैं। हमारी वॉलंटियर्स टीम को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करा गया है एंड उन टाइम स्लॉट्स में जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो वाले वॉलंटियर्स एक्टिव होते हैं। तुरंत हमारे पास जो लीड्स होती हैं उन पे कॉल करके वेरीफाई करते हैं उसी टाइम पे, और फिर वो वेरीफाइड करी हुई इंफॉर्मेशन आगे नीडी के पेशेंट को और नीडी को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बच्चे एक स्कूली छात्र संगठन से जुड़े हैं और कोरोना संकट को देखते हुए इन्होंने इवेंट को छोड़कर लोगों की सेवा करने का फैसला किया है। एक इवेंट की ही प्लानिंग कर रहे थे जब हमने सोचा कि यह समय इवेंट करने का नहीं बल्कि एक ऐसी कैंपिंग करने का है जिससे हर एक भारतवासी की मदद हो सके। तब हमने शुरू किया कोविड-19 सहायता केंद्र। इस कैंपिंग में हम लोगों के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसमें लोग आते हैं और हमसे मदद मांगते हैं, और दूसरा ग्रुप है जिसमें जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर हैं। लगभग 250 से ज़्यादा वॉलंटियर जो मात्र 16 से 17 साल के हैं, आज वह दिन रात कार्य करते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को, हम हर ज़रूरतमंद को मदद पहुंचा पाएँ और कोई भी मदद से वंचित ना रहे। इस संकल्प को लेकर आज पूरा स्टूडियोमेट्रिक्स और हमारे सभी वॉलंटियर्स आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में इन बच्चों की ये कोशिश दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा में कोविड-19 की दूसरी लहर में बिगड़े हालातों और तीसरी लहर की संभावनाओं पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए नोडल अधिकारी मयूर महेश्वरी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं ऑक्सीजन की मारामारी को देखते हुए शुरू की गई ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा भी सार्थक होती दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी ने भी कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कमांड सेंटर में खुद कॉल रिसीव कर एक महिला को ऑक्सीजन देने के लिए टीम को रवाना किया। थर्ड लेयर के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ग्रामीण जो इलाके में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग कार्रवाई करें, अभी से टाइमली काम करें। और बताया जा रहा है कि ये बच्चों में इम्पैक्ट करेगी, तो उसके लिए जो हमारे पीडियाट्रिक आईसीयूज़ है पीकू, उस पर काम चल रहा है। हॉस्पिटल्स में पीकू बेड्स और उनके लिए संबंधित व्यवस्था पूरी कराई जा रही है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उन सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता घर पर बड़े ही आसानी से मिल जाती है। इसमें व्यवस्था इस प्रकार से की है कि व्यक्ति ICCC पर कॉल करता है, वहाँ से RRT जो हमारी है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, रैपिड रिस्पांस टीम है, वो उसके घर पर जाती है, देखती है कि पेशेंट को किस प्रकार की ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या नहीं। उसका आकलन करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर तत्काल उसको उपलब्ध करा दिया जाता है और लगातार वो टीम उस पेशेंट के साथ संपर्क में रहती है। इससे न केवल हमारे हॉस्पिटल्स का लोड कम हुआ है, बल्कि जो पेशेंट है उसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता निःशुल्क उसके घर पर प्राप्त हो जा रही है। स्वागत है। ब्रेक के बाद सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। फैक्ट्री में वहां पर आग लग गई है। लकड़ी के खिलौने बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं।
गर्ग इंटरनेशनल फैक्ट्री है ये, जहां पर कि ये भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हैं और उनके द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। सहारनपुर से एक खबर, जहां पर फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आग लगी हुई है। लकड़ी के खिलौने आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में बनाने जाते हैं और वहां पर आग फैली है। क्या वजह है ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। गर्ग इंटरनेशनल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर में फैक्ट्री में आग लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। लकड़ी के खिलौने इस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लकड़ी के खिलौने बनाने का काम होता है। वहां पर यह आग फैलती जा रही है लगातार और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। इसके द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर लोगों की जिंदगी के लिए भारी साबित हो रही है, लेकिन मथुरा का एक गांव ऐसा भी है जिसने कोरोना की दूसरी लहर को भी धूल चटा दी। इस गांव को अवैध किला कहें तो गलत नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखें। कोरोना की दूसरी लहर ने ना जाने कितनी जिंदगियां निगल ली, ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए और आज भी मौत का तांडव जारी है। खबर यह भी आई कि कोरोना ने यूपी के गांव में भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। लेकिन इन सब के इतर मथुरा के एक गांव ने पूरी दुनिया के सामने इस महामारी में मिसाल पेश की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस गांव का नाम मोरा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी मथुरा जिले का एक गांव है। गांव की आबादी 9000 है, लेकिन कोरोना नाम की जानलेवा बीमारी ने भी इस गांव के आगे घुटने टेक दिए और उसकी सिर्फ एक वजह है, कोरोना के प्रति लोगों का जागरूक और सजग रहना है। सभी ग्रामीण बड़े जागरूक हैं। गांव में आने वाले व्यक्तियों को मास्क भी देते हैं, आने जाने वाले लोगों पर नज़र भी रख रहे हैं। सैनिटेशन करने में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और ये इंश्योर अपनी जागरूकता के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करने के ज़रिए और एक जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने सभी लोगों ने उठाई है जागरूकता के ज़रिए और उनके गांव को लगभग कोरोना फ्री इस समय तक बनाकर रखा है। तो ये एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। मथुरा गोवर्धन रोड से 3 किलोमीटर अंदर स्थित इस गांव के ग्रामीण जागरूक हैं। लोग खुद कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। यहाँ के लोगों को मास्क पहनने के लिए टोकना नहीं पड़ता। यहाँ कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। मास्क का वितरण हो या गांव का सैनिटाइजेशन, ग्राम प्रधान से लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक यहाँ सभी जागरूक हैं और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस तरीके से अगर सभी ग्रामवासी या सभी शहर के जो हमारी निगरानी समितियां हैं वो मेहनत से काम करें और जागरूकता के साथ कार्य करें तो हम कोरोना की जंग जो है वो निश्चित ही जल्दी जीत जाएंगे। क्या अपील करना चाहिए? सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि जनपद का या क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और इसमें हर किसी लोग को मिलकर इस कोरोना की जंग को जीतना है, तो उसके लिए हमारी सभी निगरानी समितियाँ जागरूकता के साथ कार्य करें, इंश्योर करें कि 2 गज की दूरी हम सभी अनुपालन करें, मास्क का 100% इंश्योर करें पहनना और सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ लगातार धोते रहें। गांव के कुछ युवा गांव के बाहर खड़े रहते हैं, जो गांव में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क सही से लगाने के लिए टोकते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज कराते हैं। इसके बाद ही उस व्यक्ति को गांव में प्रवेश मिलता है। इतना ही नहीं, इस गांव की महिलाएं भी बड़ी जागरूक हैं। महिलाएं अगर पानी लेने या किसी अन्य काम से घर से बाहर निकलती हैं, तो मास्क न होने पर वो अपना मुंह साड़ी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर निकलती हैं। गांव में समय समय पर निगरानी समिति की बैठक होती रहती है, जहां ग्राम प्रधान की मौजूदगी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन न करे। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन की रिपोर्ट।